बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान एम्प्लॉय कॉरपोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की, जहां पर इंकशाफ हुआ है कि एक मुनज़्ज़म गिरोह महकमा रजिस्ट्रेशन के अमले की मिली भगत से अरबों रुपए मालियत की प्रॉपर्टीज़ के खाते तब्दील कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कराची स्टूडियो से होंगे जाहिद कोखर, जबकि दूसरे हिस्से में महकमा जंगलात खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली बेकायदगियों का जिक्र होगा, जिस पर बात करने के लिए पेशावर से हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ मुमताज़ बंगिश ने। जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में रुख करेंगे मुल्तान का, जहां से खबर है कि मुल्तान म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मुबैना तौर पर एक और करप्शन स्कैंडल सामने आया है। इस खबर का अहवाल बयान करने के लिए हमें मुल्तान से ज्वाइन करेंगे ज़हीर अब्बास। तो नाज़रीन, आज सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान एम्प्लॉय कॉरपोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में कायम अरबों रुपए मालियत की प्रॉपर्टीज़ के खाते तब्दील करने का बड़ा इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने आला सतही तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। तहकीकाती कमेटी प्रॉपर्टीज़ के तब्दील किए गए और गुमशुदा रिकॉर्ड का पता करेगी, फिर उस रिकॉर्ड की तस्दीक करेगी। कमेटी ने इब्तदाई तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया है और कई मुलाजमीन और अफसरान के तहरीरी और ज़ुबानी बयानात कलमबंद किए हैं। तहकीकात में क्या इंकशाफ हुए हैं, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद खोखर। जी जाहिद, बताइएगा कौन कौन के से इंकशाफात जो हैं वो अब तक सामने आ चुके हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी। और कराची के अंदर जो मामलात हैं वो तो आप मुख्तलिफ इश्यूज़ और स्कैंडल्स जो है हम आपको बताते रहते हैं, मगर ये ऐसा मामला है कि जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी के खाते तब्दील कर दिए गए, और इस मामले पर सिंध हुकूमत की जानिब से एक आला सतह की तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। ये PCH जो सोसाइटी है ये कराची का पोश एरिया है और इसका जो मजमूई तौर पर मालियत है अरबों रुपए बताई जाती है, जितने प्लॉट्स हैं 27, क्योंकि एक एक प्लॉट भी यहाँ पर अरबों रुपए की मालियत का है। सिंध हुकूमत को जब ये मामला जो इल्म में बात आई तो उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसमें डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कराची सलीमुल्लाह मेमन हैं और उनके जो अरकान हैं, जिसमें इंस्पेक्टर असगर नायू है और गुलशन टाउन के सब रजिस्ट्रार हैं जुल्फकार लाखो, सब रजिस्ट्रार साइट आसिफ इकबाल चांडियो और सब रजिस्ट्रार सिटी कोर्ट नदीम बलोच, इनकी जानिब से तहकीकात शुरू कर दी गई है। ठीक है। हमें जो ज़रा ने बताया है कि इब्तदाई तहकीकात में भी होशरबा इंकशाफात हुए हैं कि एक जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जो पेशकार मुकर्रर था, और वो पेशकार तो वैसे भी उसकी तारीख ये रही है कि हमेशा उन्होंने सिस्टम एक चलाया है प्राइवेटली और उसके ऊपर जो है बासर अफराद का आशीर्वाद भी है। ठीक है। इस तहकीकात में इब्तदाई मरहले में जो हमें ज़राए ने बताया है कि 11 प्रॉपर्टी साबित हो चुकी हैं इस वक्त तक कि जो साबिक पेशकार था उन्होंने अपने 2 भाइयों के नाम पर ये ट्रांसफ़र कर दिए हैं, जिसमें तकरीबन 9 जो प्रॉपर्टीज 8 से 9 वो पावर के ज़रिए मुंतकिल कर दी गई। एक जो है प्रॉपर्टी उनकी गिफ्ट डीड के ज़रिए वो जो है इनको दे दी गई है। ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास मौजूद हैं और इसकी जो इब्तदाई तहकीकात हुई है इसमें जो मामला सामने आए हुए, क्योंकि गुज़श्ता रात देर 3 बजे तक इन जो अफसरान हैं जो प्राइवेट हों या जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस जमशेद टाउन 1 का अमला है उनसे जो तहरीरी बयान लिया गया, जो उनसे ज़बानी बयानात लिए गए, हत्ता कि कुछ अफसरान के वीडियो बयानात भी रिकॉर्ड किए गए। तो जब ये चीज़ें सामने आई, इन्वेस्टिगेट आए, तो इसमें तो पता चला कि ये तमाम मामला ऐसे हैं कि जैसे अरबों रुपए की मालियत के जो प्रॉपर्टीज़ के जो खाते हैं वो तब्दील कर दिए गए। अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो साबिक पेशकार था और जो जमशेद टाउन 1 में जब पोस्टिंग थी उसके बाद उसका तबादला हो गया, उन्होंने जो अपने भाइयों के नाम पे जो प्रॉपर्टी की है, मैं आपको बताऊँ तो आप हैरान रह जाएंगी। एक प्लॉट नंबर जो है वो 214F है और वो 200 गज का है, PSH ब्लॉक 2 में है, उसके भाई के नाम पर ये खाते तब्दील कर दिए गए। दूसरा प्लॉट नंबर जो है 214F है, उसके भी जो है 200 स्क्वायर यार्ड है। इसी तरह से जो एक प्लॉट ब्लॉक 6 में है जो तक 1000 गज का है, और दूसरा जो है PCH ब्लॉक 6 में वो भी उसकी जो है 1000 गज का प्लॉट बताया जाता है, और इसी तरह से 77A जो है प्लॉट नंबर वो भी 1000 गज का प्लॉट बताया जा रहा है। ये दोनों रेजिडेंशियल भी हैं और इसमें कमर्शियल भी हैं।
तो दूसरा जो प्लॉट नंबर जो बताइए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो तहकीकाती कमेटी के सामने हुई है, जो उन्होंने फाइंडिंग्स इस वक्त तक तकरीबन जो गैर हतमी गैर सरकारी तौर पर बनाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरा जो है वो PCH में 300 गज का प्लॉट है, ये भी उन्होंने अपने भाई के नाम पे कर दिया। और दूसरा PCH ब्लॉक 2 में भी 221 प्लॉट नंबर है और उसका जो है 600 स्क्वायर यार्ड है, ये प्लॉट के भी खाते तब्दील कर दिए गए। ब्लॉक 2 में जो प्लॉट नंबर है यही माजरा आखिर है क्या? आपने जैसा कि बताया कि 11 प्रॉपर्टीज तो साबित हो चुकी हैं, तकरीबन 27 के करीब हमारे सुनने में आ रहा है कि प्रॉपर्टीज हैं जिनके खाते तब्दील कर दिए गए हैं। तो कैसे तब्दील कर दिए गए? जी इसी तरह से तब्दील किए गए, क्योंकि एक गैंग है PCH सोसाइटी में, कुछ जो स्टेट एजेंसी के लोग हैं, कुछ महकमा रजिस्ट्रेशन के जो इसी तरह से पेशकार और उनका जो अमला है, वो उनकी मिली भगत से सबसे पहले तो पॉइंट आउट किया जाता है कि वो मालिकान जो मुल्क से बाहर हैं या वो फोत हो चुके हैं, कई सालों से वो प्रॉपर्टी पर कोई मालिक आता जाता नहीं है, और उसके बाद पॉइंट आउट करके इन तमाम प्रॉपर्टीज के खाते तब्दील किए गए। इस गिरोह के तहत ये हुआ जो हमें जरा ने बताया है कि 27 प्रॉपर्टीज थी जिसमें तय पाया गया कि जो पेशकार था, जो सर फहरिस्त था, उनकी जानिब से जो भाइयों और उनके हिस्से में जो प्रॉपर्टीज आई वो 11 आई, जो उन्होंने अपने भाइयों के नाम पे मुंतकिल खाते कर दिए। और बाकी जो है जो प्रॉपर्टीज वो एक स्टेट एजेंट है, वो उसका भी वो काफी बदनामी जमाना है और उसका नाम भी काफी मशहूर है, वो कुछ उनके हिस्से में आई। और बाकी जो लोग उनके गैंग में काम कर रहे थे कुछ उनके हिस्से में आई। अब जो इब्तदाई तहकीकात है उसमें तमाम मामला सामने आए हैं और ये भी बताया जाता है कि वॉल्यूम नंबर 2 और दूसरे, क्योंकि वॉल्यूम में इससे है कि तमाम रिकॉर्ड का पता चलता है कि असल मालिक कौन है। ये वॉल्यूम 1976 का है, वो गायब है वहां से। अगर वो मिलेगा तो फिर पता चलेगा कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस तरह से जो है वो किन मालिकान के नाम पर है। और दूसरी बात यह है कि इस पेशकार की जानिब से जब मामला इसका इंकशाफ हुआ तो वो कोशिश की गई कि मुख्तलिफ डमी जो एक खातून है उनके नाम पे भी कुछ खाते तब्दील कराने की कोशिश की गई, मगर तब्दील नहीं हो सके। रात को भी 3 बजे तक जितने जो बयानात हुए हैं, कुछ जो है मुख्तलिफ जो तहकीकाती इदारे हैं वो भी इस मामले में इन्वॉल्व हुए हैं, क्योंकि ऑफिशियली जो नोटिफाई हुआ है वो इसी कमेटी का हुआ है जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की सरबराही में बनाई गई है। और उसके बाद जो है मामला क्योंकि बढ़ेंगे। जिस पेशकार का आपने जिक्र किया, जिसने 9 प्रॉपर्टीज जो हैं वो जो खाते हैं उनके अपने भाइयों के हक में कैसे तब्दील किए, जबकि ये पेशकार कई सालों से किसके आशीर्वाद से ये तमाम सिस्टम चला रहे हैं, उस सिस्टम का इंकशाफ नहीं हो सका? देखिए ये पेशकार इतना ताकतवर है कि निगरान दौर हुकूमत में जो निगरान सूबाई वजीर थे रेवेन्यू के यूनुस डागा साहब, इन्होंने इसको सस्पेंड किया था, मगर उसके बावजूद एक वफाकी सेक्रेटरी हैं ताकतवर बासर, उनके आशीर्वाद से ये अहम ओहदों पर हमेशा रहा है। और इसको हमेशा जो बचाने वाला था वो वही था और उनकी सपोर्ट करने वाला, जिसकी छतरी तले ये तमाम सिस्टम चलाता रहा। और ये इतना बड़ी को गैर मामूली काम है। आपको दूसरी बात बता दूं कि ये मामला हुआ शुरू कहां से हुआ? शुरू इस तरह से हुआ कि तकरीबन कुछ दिन कबल, कुछ 15-20 दिन कबल, जो सिंध हुकूमत की अहम जो खातून शख्सियत है और उस खातून शख्सियत की रिकमेंडेशन पर सिंध काबीना के आधे सूबाई वजीर बने हुए हैं, उसके खाते भी तब्दील कर दिए गए। उनके आबा व अजदाद का प्लॉट था जो भी PCH सोसाइटी में था, और वो जब ऐसे ही वहां से गुजरना हुआ उनका, तो उन्होंने देखा तो उनके प्लॉट पे काम शुरू हो रहा है, तो पता चला कि वहां पे इसी तरह से खाते तब्दील करके किसी को फरोख्त कर दिया, किसी बिल्डर को, और वहां पर कोई बैंक बन रहा है, कमर्शियल प्लाट, वो भी जो है करोड़ों अरबों रुपए की मालियत है। जिसके बाद ये नोटिस हुआ और उसके बाद जो हमें जराए ने बताया है कि इस पेशकार को हिरासत में लिया गया और जेर हिरासत के बाद उसने वॉल्यूम नंबर 40 गुम किया हुआ था, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर सारी चीजें होती है, रिकॉर्ड होता है, एक पता चलता है कि असल मालिक कौन है, फिर उनसे बरामद किया गया जो हमें भी जरा ने बताया है। उसके बाद ये मामला जो है सामने आया। वॉल्यूम जो वो बरामद किया गया उससे मजीद कौन से इंकशाफात हैं जो अब तक सामने आ चुके हैं?
देखें वो जो वॉल्यूम है वो इस वक्त भी क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड जाहिर नहीं हुआ है, वो भी उसकी तहकीकात हो रही है अनऑफिशियली, और वो रिकवर हो चुका है और उसके बाद उस हकाइक का पता चलेगा। और उस जो है ज़ेर हिरासत रहने के दौरान उस पेशकार ने अहम इंकशाफात भी किए हैं, और उन्होंने जब ये चीज़ें उन्होंने खुद अपनी ज़बान से बताई कि ये जो 27 प्रॉपर्टीज़ हैं इनके हवाले से उन्होंने खाते तब्दील किए हैं, जिसके बाद ये कमेटी तश्कील दे दी गई है। और उसके बाद जो है मामलात वो देखे जा रहे हैं कि कहाँ तक पहुंचेंगे। अब बात यह है कि कोई अकेला जो है वो पेशकार नहीं कर सकता है, और उसके पीछे बिल्कुल जाहिद यही सवाल यहाँ पर उठता है, इतने बड़े रकबे पर ये जायदादें मौजूद हैं तो पूरा महकमा रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत चल रहा है, लेकिन इसको हेड कौन कर रहा था? क्या इस हवाले से कोई मालूमात अब तक सामने आई? देखिए, सिस्टम तो महकमे जो इस वक्त रजिस्ट्रेशन में जारी है, और ये जब पहले भी इस हुकूमत से पहले भी ये जारी था, मगर ये जब हुकूमत नई क़याम में आई है तो एक साबिक सूबाई वजीर एक सिस्टम चला रहा है। इस वक्त भी पूरे कराची के सब रजिस्ट्रार ऑफिस सिस्टम के तहत प्राइवेट लोग चला रहे हैं। अच्छा। और उसी उन्हीं प्राइवेट लोगों के तहत करोड़ों रुपए की मंथली जो है वो रिकवरी हो रही है। और दूसरी मैं आपको बात बता दूं कि वो जो टाउन जो सरे फहरस्त हैं जिनमें ये करोड़ों रुपए की वसूली की जाती है, जिसमें क्लिफ्टन टाउन 1 है, क्लिफ्टन टाउन 2 है, जमशेद टाउन 1 है, जमशेद टाउन 2 है, कैमेडी टाउन है, बल्दिया टाउन, गुलशन इकबाल टाउन 1, 2, गडाब टाउन है, और उसके साथ साथ सदर टाउन 1, सदर टाउन 2, न्यू कराची, नाजमाबाद, लियाकताबाद टाउन, ये सारे फहरस्त हैं। इनको प्योरली वो प्राइवेट लोग चला रहे हैं। खुदा न खासा कल कोई इस तरह कोई और मेगा स्कैंडल सामने आ जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वहां पर जितने तो ये कैसे मुमकिन है कि कराची के तमाम सब रजिस्ट्रार ऑफिस प्राइवेट लोग चला रहे हैं? उनकी हायरिंग किसने की है? किसकी इजाजत से वो लोग ये तमाम ऑफिस जो है वो चला रहे हैं? जी, मैंने आपको अर्ज किया कि जो साबिक सूबाई वजीर साहब हैं, क्योंकि अभी उनको अकोमोडेट करने के लिए ये तमाम रजिस्ट्रेशन विंग के सब रजिस्ट्रार और दफ्तर जो है उनके हवाले किए गए हैं। उन्होंने प्राइवेट लोग रखे हैं। एक प्राइवेट जो बंदा है मलाह कम्युनिटी के जो 8-10 लोग हैं, वो इसी तरह से मुख्तलिफ दफ्तरों में काम कर रहे हैं, और वो उनका जो सरबराह है वो पहले किसी अफसर के पास इस तरह सा मुलाजिम होता था, उसका खिदमतगार होता था, उसके बाद वो सिस्टम का हेड बन गया है, और इसी तरह से ये माना करोड़ों रुपए की रिकवरी हो रही है। अगर उन पर सब रजिस्ट्रार सिर्फ ऐसे मुकर्रर किए जाते हैं जो उनके कहने पर चलें, और जो जिस तरह से वो कहते हैं वो साइन सर्व करते हैं। और इसी तरह से ये बात हम ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि कल कुछ ना कुछ जरूर ऐसा मेगा स्कैंडल इसमें जरूर आएगा जिसमें लोगों की जो है वो प्रॉपर्टीज के खाते तब्दील हो जाएंगे। ऐसा मामला, ये तो किसी हुकूमती शख्सियत के मामला सामने आया, उसके बाद जो है ये कमेटीज भी बनी है, मामले की तह तक जा रहे हैं। मगर बात यह है कि इन चीज़ों को रोकना होगा। अगर इसी तरह से जो असल जड़ है उसको रोकने की जरूरत रोका नहीं गया तो इस तरह से रोजाना ये मामला हो जाएंगे। आपको पता होगा कि निगरानी दौरे हुकूमत में भी ये कोशिश की थी, एक साबिक सब रजिस्ट्रार थे, उन्होंने ये तहरीरी तौर पर शिकायत की थी आईजी रजिस्ट्रेशन को और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, ये तमाम ये जितने डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि आप कार्रवाई करें। उसी वक्त वो पेशकार भी था और उसके साथ जो सब रजिस्ट्रार था कि ये लोगों के खाते तब्दील कर रहे हैं, हमारी जो है वो झूठे साइन भी कर रहे हैं, आप इनका नोटिस ले। बिल्कुल, आपने बताया कि तहकीकात का आगाज कर दिया गया है, तो क्या इस हवाले से कोई कमेटी बनाई गई है? कमेटी के कितने मेंबरान जो हैं वो रखे गए हैं? देखिए, कमेटी जो बनाई है वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की सरबराही में बनाई गई है, सब रजिस्ट्रार उनके साथ हैं और ये तहकीकात कर रही है। और इब्तिदाई मरहले में जो उन्होंने फाइंडिंग्स दी हैं उनकी बात ये साबित हो चुकी है। और ये जितने आप ये पलंदे देख रहे हैं ये उनको सबूत मिले हैं जिनकी कॉपी हमने हासिल की है। ये इन सबूतों की बुनियाद पर इन्होंने रिकमेंडेशंस फाइनल की हैं कि इसको जो है इसके खिलाफ मेजर पेनल्टी एक्शन होगा लिया जाना चाहिए, जिसमें इसको मुलाजमत से जो है वो निकालने का भी एक मामला है। और उसके बाद ये रिकमेंडेशन दी जा रही है कि इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू की जाए। जो मुख्तलिफ तहकीकाती इदारे हैं, क्या ये मुकम्मल रिपोर्ट है जो कमेटी की जानिब से फराहम की गई है?
जी, इब्तदाई रिपोर्ट है जो उन्होंने मरतब की है। फाइनलाइज ड्राफ्ट फाइनल होने जा रहा है, जिसके जो हमें मालूमात मिली है ज़राए की जानिब से, जो कमेटी में जो मामला तय पाए हैं वो हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि ये उन्होंने कहा है और तय पाया है कि इस तरह से मेजर पेनल्टी भी होगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी होगी। जो इसका जो मुकदमा है, जो मामला है, वो FIA NAB को भी भेजा जाएगा। हमें जो ज़राए ने बताया है कि इस हवाले से FIA काफ़ी एक्टिव है और हो सकता है कि ऑफिशियली उनको कुछ जो असाइन भी हो जाए ये इस हवाले से इंक्वायरी। और बाकी भी दीगर जो इदारे हैं, रात भी जो कमेटी का इजलास हुआ है, हालांकि उसमें कोई नोटिफाइड नहीं थे, मगर वो 5 से 6 लोग जो तहकीकाती इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले थे वो उस में मौजूद थे और उनके साथ अपने स्टेनोग्राफर और दूसरे जो स्टाफ था वो भी था। जो मुख्तलिफ बयानात हो रहे थे वो भी उसको जो है वो नोट कर रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि और इस मामले को जो है हाई प्रोफाइल किसी फोरम पर भी लेकर जाएं और इस मामले की तहकीकात की जाए। बदकिस्मती की बात है कि कई सालों से इस महकमे को इसी तरह से सिस्टम के हवाले किया हुआ है। इस वक्त सिंध हुकूमत में काफ़ी सिस्टम जो है वो कहा जाता है कि बंद हो चुके हैं, मगर बदकिस्मती से महकमा रजिस्ट्रेशन के अंदर, रजिस्ट्रार ऑफिसों के अंदर ये सिस्टम बंद नहीं हो सका है। निगरान दौर हुकूमत में ये काम एक शुरू हुआ था यूनुस डागा साहब की जानिब से कि जो इसको कंप्यूटराइज किया जाए, ई रजिस्ट्रेशन के मामला जो है वो शुरू किए जाए। कुछ टाउन्स में ऐसे मामला। अच्छा जाहिद है, काफी सवाल ये है कि ये बताइए कि जिस तरह से आपने कहा कि इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो कमेटी की जानिब से दे दी गई है, कितने फीसद इम्कानात हैं कि जिम्मेदारों का तयन किया जा सकेगा अब और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाएगा? देखिए, तयन किया जाना चाहिए। इस वक्त भी जो है वो जो किरदार हैं जिन्होंने ये फॉर्जरी की, जिन्होंने ये मामला किए हैं, उनका वो जाहिर हो चुके हैं। इसके साथ साथ जितने लोग थे वो भी जाहिर हो चुके हैं और अब ज़रूरत इस बात की है कि जितने लोग हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, मगर एक सिस्टम, एक ऐसा मेकनिज़म बनाया जाए ताकि आइंदा मुस्तकबिल में इन चीज़ों को रोका जाए और ऐसे स्टेप्स लिए जाएँ ताकि जो है काम मेरिट पर होना चाहिए। बिल्कुल, हमारे इस प्लेटफॉर्म का मकसद ही है, खबर क्या है कि प्लेटफॉर्म से हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसे मामलात को हाईलाइट किया जाए ताकि उनका सदेबाब किया जा सके और उन मामलात को रोका जा सके ताकि आगे आने वाला सिस्टम जो है वो बेहतर तरीके से चल सके। नाजरीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के महकमा जंगलात और जंगली हयात की जानिब से रिजर्व और प्रोटेक्टेड जंगलात को माइनिंग के लिए लीज पर दे दिया गया है, जिसके बाद लीज पर पाबंदी लगा दी गई। मामला अदालतों तक जा पहुंचा। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया, मगर अदालत के हुक्म के बावजूद ना तो इंक्वायरी हुई और ना ही लीज देने में बेकायदगी पर किसी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। इसके नतीजे में खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। ऐसी बहुत सारी बेकायदगियां महकमा जंगलात में हुई, मगर किसी ने इसके खिलाफ ना तो कोई इंक्वायरी की और ना ही लाखों करोड़ों रुपए की रिकवरी के लिए कुछ हो सका। मारखोर के परमिट्स भी दिए गए, इससे करोड़ों रुपए की आमदनी हासिल हुई, लेकिन आमदनी का कुछ हिस्सा कम्युनिटी को देने के बजाय बैंक में रखा गया, जिससे ना सिर्फ कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई बल्कि कम्युनिटी में भी फवायद से महरूमी दिखाई गई। महकमा जंगलात में कौन सी बेकायदगियां किस तरह से हुई हैं, ये जानने के लिए आपको लिए चलते हैं पेशावर, जहां हमारे ब्यूरो चीफ मुमताज मौजूद हैं। मुमताज, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि किस किस्म की बेकायदगियां हुई हैं महकमा जंगलात में? शुक्रिया फरजाना। दरअसल जो बेकायदगियाँ हुई हैं वो मुख्तलिफ मद में हुई हैं। मिसाल के तौर पे आपने जिक्र किया जो जंगलात की अराजी है लीज देने में, उसमें काफ़ी बेकायदगियाँ हुई हैं। मिसाल के तौर पे जो जंगलात की जो ज़मीन होती है, जो अराजी होती है, उसमें जंगलात होते हैं और वो प्रोटेक्टेड होते हैं, या वो जंगलात जो हैं अगर रिजर्व हैं तो उससे लीज पर नहीं दिया जा सकता सिवाय 3 सूरतों में, या तो दरख्त लगाने के लिए उसे दिया जाए, या एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए दिया जाए, और या फिर जंगली हयात की ब्रीडिंग के लिए उससे इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे लीज पर दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो लीज दी गई है ये रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की, वो सिर्फ और सिर्फ चंद कंपनियों को दी गई है।
और 21 NOC जो हैं वो जारी किए गए हैं। सेक्शन 105 जो फॉरेस्ट ऑर्डिनेंस का फॉरेस्ट ऑर्डिनेंस 2002 का जो एक शेक है उसकी, तो उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि अगर जंगलात के फायदे के अलावा ये चीजें इस्तेमाल हों तो इस लीज को कैंसिल भी किया जा सकता है और कैंसिल होना चाहिए था। लेकिन गुज़श्ता कई दहाइयों से सिलसिला जारी है। ये लीज लिए गए लेकिन इससे जंगलात को फायदा नहीं पहुंचा, बल्कि उल्टा इन लोगों ने यहां से मादनियात निकालनी शुरू कर दी। कीमती मादनियात गुज़श्ता 2 दहाइयों से निकाले जाते रहे और बाद में जब 2015 में उस पर पाबंदी लगी तो लीज होल्डर अदालत चले गए। अदालत ने उनको चीफ सेक्रेटरी के पास भेज दिया और चीफ सेक्रेटरी को साथ ये भी हिदायत दी कि इन लीज होल्डर को सुना जाए और इस सिलसिले में इंक्वायरी की जाए कि ये जो कीमती अराजी है, जो प्रोटेक्टेड और जो रिजर्व लैंड है फॉरेस्ट का, इससे क्यों लीज पर दिया गया है। हाँ। बाद में फिर हुआ ये कि ये जब चीफ सेक्रेटरी के पास चला गया तो उसके बाद लटक गया। ना तो इस सिलसिले में सालों साल गुजरने के बाद कोई इंक्वायरी हुई और ना ही किसी अफसर को जिम्मेदार ठहराया जा सका कि ये बेकायदगी क्यों हुई है, अगर ये बदनवानी की गई है या इसमें कोई किक बैक्स है तो इसका जिम्मेदार कौन है। कोई जिम्मेदारी किसी पर फिक्स नहीं कराई जा सकी। तो मुमताज, कौन लोग हैं वो जिनको ये लीज पर दी गई थी जगह, और वो क्या इतने ताकतवर थे कि जिन्होंने उसकी इंक्वायरी को रुकवा दिया? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। इसमें जो लोग हैं मतलब उनका फॉरेस्ट से या वाइल्ड लाइफ से कोई दूर दूर का वास्ता नहीं था। अच्छा। मिसाल के तौर पर एक सीमेंट फैक्ट्री है, उसको ये लीज दी गई थी। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उसको लीज दी गई थी। और इसके अलावा 3 और शख्सियात हैं, उनको ये लीज दी गई है। लेकिन जो असल मसला है वो ये है कि लीज होल्डर अभी भी ये मदनियात जो है वो निकालते रहे हैं और इसकी अब भी खिलाफ वर्जी होती रही है। और अब उसका उल्टा असर ये हुआ, ये जब अदालत चले गए और ये पाबंदी चली गई कि 2015 के बाद न तो उसका किराया जो लीज के मुताबिक वो देना था न वो दिया जा सका और ना ही इससे कोई रेवेन्यू हासिल हो सका। तो उल्टा फायदे की बजाय जो कार्रवाई हुई, फायदे की बजाय हुकूमत को नुकसान उठाना पड़ रहा है, खुसूसन जो महकमा फॉरेस्ट या जो जंगली हयात है। तो ये जो इस किस्म की बेकायदगी है, ये तो बड़ी बेकायदगी है और ये अरसे दराज से हो रही है और ये किसी एक जगह पे नहीं बल्कि मुख्तलिफ जगहों पे ये बेकायदगियां देखने में आ रही हैं। इसमें जो उसकी गफलत है महकमा जंगलात और जंगली हयात का, उसका यह है कि चाहिए था कि जो नुकसान जिसने पहुंचाया उसकी रिकवरी होनी चाहिए। रिकवरी इसलिए होनी चाहिए कि लीज होल्डर ने एक अंदाजे के मुताबिक, जो ऑडिट ने एक अदाद-ओ-शुमार दिए हैं उसके मुताबिक 4 अरब रुपए देने थे। अच्छा। और 8 साल में ये जो अमाउंट बनती है, अब तो मजीद जब साल गुजरता है तो इसमें इजाफा होता जा रहा है। तो ये अरबों रुपए किसने जमा करने हैं, कब जमा करेंगे, कोई इंक्वायरी, कोई किसी किस्म के हिदायत, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। तो अब जब कोई सीमेंट फैक्ट्री या कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी या आम शख्सियात को इस किस्म की लीज दी जाते हैं कि वो रिजर्व जंगलात या जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उससे जो मादनियात हैं वो निकालें, तो आप ये अंदाजा लगाएं फरजाना कि उस जंगलात का क्या हशर किया होगा इन लोगों ने। जाहिर है जब माइनिंग होती है तो उसमें खुदाई भी होती है, उसमें जंगलात कहाँ रहते हैं और फिर जब वहां से जंगलात अगर निकाली भी गए तो वो किसके इस्तेमाल में लाए गए, क्या वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिए गए या नहीं गए। तो बेकायदगी पे बेकायदगियों का ये सिलसिला अरसे दराज से जारी है। बेकायदगियों के साथ साथ बहुत से सवालात भी मुमताज जन्म लेते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि ये खाली इस जगह पर नहीं, बहुत सी जगहों के ऊपर ये बेकायदगियां हो रही हैं, तो मालम जब्बा का भी जिक्र कर लेते हैं। मालम जब्बा में भी ऐसी ही बेकायदगियां हैं, जरा उसकी स्टोरी भी हमारे नाजरीन के साथ शेयर कर दें। जी बिल्कुल, मालम जब्बा में कोई 12 एकड़ की प्रोटेक्टेड जंगलात थे। उसकी अराजी लाहौर की एक बड़ी कंपनी है, उसको दी नहीं गई बल्कि उस पर उसका कब्जा है। और ये कब्जा अभी से नहीं बल्कि 2015 से इस कंपनी का इस 12 एकड़ अराजी पे कब्जा है। अब महकमा जंगलात और जंगली हयात की गफलत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इतने अरसे में निशानदेही के बावजूद न तो ये कब्जा बागुजार कराया जा सका है और ना ही उनको मजबूर किया जा सका है कि जिस जगह पे उनका कब्जा है उनकी कम से कम उसका किराया तो दे या अगर ना हो कोई लीज कर दे। लेकिन अभी तक उसकी रिस्पांसिबिलिटी भी किसी अफसर पे
आयद नहीं हो सकी। और फरजाना ये मैं आप बताऊं, इसका सिर्फ अगर किराए की मद में जो ऑडिट ने हिसाब लगाया वो सिर्फ किराया इसका 84 करोड़ बनता है। तो 84 करोड़ अभी उससे रिकवर करने हैं, लेकिन कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं है, तो ये कैसे रिकवर होंगे कि कोई अदालती कार्रवाई नहीं है, किसी के खिलाफ इस किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब मसला यह है कि लोग जो हैं बड़ी आसानी से जो फॉरेस्ट के रिजर्व लैंड या प्रोटेक्टेड लैंड है उस पर कब्जा कर लेते हैं। हाल ही में इस तरह का एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी टेकअप किया था और उसमें भी पाबंदी लगाई गई थी, उसको कंस्ट्रक्शन मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये अरसे दराज से ये सिलसिला जारी है, लेकिन बाज़ जगहों की निशानदेही हो जाती है और बाज़ जगहों की नहीं होती, और जब निशानदेही होती है तो वो लोग अदालत चले जाते हैं, कई कई साल तक ये केस लटके रहते हैं। और फिर जब अदालत तो हुक्म भी देती है जंगलात के हक के, महकमा जंगलात के हक में, तो भी उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होती। अब चाहिए तो ये था कि क्या वजह है, क्या महकमा इतना कमजोर है या वो लोग इतने ताकतवर हैं कि जरा सी भी कार्रवाई नहीं की जाती है, जबकि मामला भी सामने आ जाता है कि गैर कानूनी तौर पर वहां पर माइनिंग की जा रही है और तमाम काम वहां पर किए जा रहे हैं। तो ये मामला हाईलाइट होने के बावजूद भी क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा महकमे की जानिब से? इसकी वजह यह है कि इसमें ये जो लोग होते हैं वो काफी बारसूख लोग होते हैं और क्या वो लोग से भी ज्यादा मर्जी से बासर है? असल में जिस तरह मैंने जिक्र किया कि जिस तरह वो लीज की जो अराजी दी गई है मुख्तलिफ जगहों पे वो कंपनियों को दी गई है, तो वो जाहिर है उसमें किकबैक्स शामिल होते हैं और जो अफसर वहां पे आते हैं। अब तो मसला यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो चीफ कंजर्वेटर की तैनाती होती है वो तो बाकायदा तौर पे एक मुअम्मा बना हुआ है, कभी एक को चीफ कंजर्वेटर बना दिया जाता है और बाज़ ऐसे मौक़े भी हैं कि एक फर्द वाहिद के लिए एक एक्स्ट्रा चीफ कंजर्वेटर की असामी पैदा की गई है। तो अगर फॉरेस्ट में और जंगली हयात में इस किस्म के मामलात हों तो जाहिर है फिर मामलात सुधरेंगे नहीं बल्कि मजीद इसमें पेचीदगियां आएंगी। लेकिन लीज का मामला तो अदालतों तक भी चला गया, अदालत की जानिब से बाकायदा तौर पर लीज पर पाबंदी लगा दी गई थी, तो फिर उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यही तो मसला है कि जब अदालत ने चीफ सेक्रेटरी से उनको राब्ता करने के लिए कहा और चीफ सेक्रेटरी को इस बात का पाबंद बनाया कि वो इनके साथ बैठें और इनकी सुने, इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर कर लें, लेकिन उसका असर उल्टा ये हुआ कि 2015 के बाद किराया भी बंद हो गया, जो लीज के मुताबिक जो लीज एग्रीमेंट था उसके मुताबिक जो उन्होंने वो करना था वो चीज़ें भी नहीं हो रही है। अब बाज़ कंपनियां जो मैंने जिक्र किया उस पर कुछ ऐसी भी हैं कि जिनकी 2030 तक हुकूमत के पास उनके लीज हैं, लेकिन वो लीज जो है वो उसका किराया नहीं दिया जा रहा और उसके मुताबिक एग्रीमेंट के मुताबिक भी उनको अदायगी नहीं की जा रही है। उल्टा नुकसान जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हो रहा है और न सिर्फ ये कि वो लोग जो मदनियात निकाल रहे हैं वो जंगलात की तबाही का बायस बन रहे हैं, बल्कि मदनियात जो निकाल रहे हैं वो सब का सब उनकी जेब में चला जा रहा है। अब हुकूमत को मुसलसल नुकसान हो रहा है, लेकिन कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि जो इनके खिलाफ कार्रवाई करे और बैक जुम्बश कलम जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी लीज होल्डर्स हैं, उनका बाकायदा तौर पे जांच पड़ताल करके उनको जो लीजेज हुकूमत के फायदे में नहीं है वो कैंसिल कर दें, क्योंकि बाकायदा तौर पे जो कानून है फॉरेस्ट ऑर्डिनेंस 2002 है उसमें साफ तौर पे जिक्र है कि अगर जंगलात का फायदा नहीं है किसी लीज से तो महकमा जंगलात के पास ये इख्तियार है कि उसको फौरी तौर पर मनसूख कर सकता है। लेकिन ऐसा भी ऐसी कोई कार्रवाई देखने में नहीं आ रही है। उसका असर ये हो रहा है कि ये लोग जो हैं जो मुख्तलिफ किस्म की लीज रखते हैं वो तो रोजाना की बुनियाद पर फायदा हासिल कर रहे हैं, उनको तो उसमें फायदा है, न तो उनको अभी किराया देना पड़ रहा है क्योंकि वो अदालत के फैसले के बाद वो चीफ सेक्रेटरी ने इंक्वायरी करनी है, इंक्वायरी मतलब कंप्लीट होगी, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, उसके बाद ये फैसला होगा कि ये लीज इनके पास होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तब तक 8-10 साल और भी गुजर जाए तो कौन यानी कि अदालती हुक्मनामा भी इन लोगों के लिए कोई अहमियत नहीं रखता है मुमताज? नहीं, बिल्कुल नहीं रखता। जब अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को मामला रेफर कर दिया है तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी कि वो आगे इसमें प्रोसीड करते हैं और उसके मुताबिक ये फैसला जो था ये कर लेते हैं और जितना भी नुकसान इसका हो रहा है बाकायदा तौर पे ऑडिट ने भी इसकी निशानदेही की है, उस सिलसिले में भी कोई मीटिंग इस पर नहीं हो सकी है और ऑडिट पेरे भी इस पर गाय बकाए इस पर आते रहे हैं और मुख्तलिफ इदारों के सामने इसकी निशानदेही होती रही है। लेकिन इसके बावजूद महकमा फॉरेस्ट की और हुकूमत की इस पर खामोशी ये समझ से बाल आता
असर है। शायद ये लोग जो लीज रखते हैं उनके हर हुकूमत पे इतने असर रसूख होते हैं कि वो फिर आगे कुछ नहीं कर सकते। 2015 में जब इनकी लीज कैंसिल कर दी गई तो उन्होंने काफी शोर मचाया था उस वक्त भी। अच्छा। लेकिन चूंकि ये कंपनियां मुख्तलिफ थी, अदालत में चली गई और अदालत में फिर जब चीफ सेक्रेटरी के पास मामला आया तो महकमा जंगलात एक बार फिर खामोश हो गया। अब ये सिर्फ किसी एक इलाके की बात नहीं, सूबा भर में जितनी भी इलाके हैं वहां पे ये लीज का सिलसिला जारी है। अब लीज अगर इन्होंने देना ही है तो चाहिए तो यह है कि जो दरख्त लगाने का बिलियंट्री सुनामी का जो मंसूबा जो शुरू किया था, चाहिए कि उसमें उसको इन्वॉल्व करते और दरख्त लगाने को फरोग देते या एग्रो फॉरेस्ट्री के फरोग के लिए कुछ ना कुछ कर लेते, या अगर जंगली हयात की ब्रीडिंग के लिए कोई काम करता। बिल्कुल मुमताज, मैं इसी जानिब आने लगी थी। चले जंगलात की माइनिंग तो एक तरफ, जिक्र कर लेते हैं जंगली हयात का भी, क्योंकि जाहिर है जंगलात के साथ जंगली हयात भी जुड़ी होती हैं। तो ये बताएं कि जंगली हयात में करोड़ों रुपए मारखोर की हंटिंग ट्रॉफी से कमा लेती है, तो क्या उसका इंतजाम शफाफ तरीके से किया जाता है? नहीं, उसका भी मसला यह है कि पहले तो ये होता था, अब तो किसी न किसी हद तक मारखोर का जो लाइसेंस है पिछले 2-3 सालों के दौरान उसमें थोड़ी सी शफाफियत आई हुई है। लेकिन इससे पहले जब ये मारखोर का लाइसेंस देते थे तो वो तरीकाकार शफाफ नहीं होता था। उसमें मैं आपको ये भी बताऊं कि एक जमाना था जब दहशतगर्दी का जमाना था, उस वक्त जब मारखोर के लाइसेंस बिके थे, तो उसके बाद जब अमन अमान की सूरत हाल आई तो उन इलाकों में वो जो कीमत थी, उनकी डॉलर्स में उसकी कीमत होती है, वो कम हो गई। अच्छा। बाद में फिर ये इन्होंने कहा कि चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इसलिए ये इसकी जो वो है लाइसेंस की जो बेचने की जो शरह है वो उसमें कमी आई। हालांकि अमन अमान के बाद ये सूरत हाल हुई। लेकिन अभी जो एक और मेन मसला है वो ये है कि जो मारखोर के शिकार के लिए जो हंटिंग ट्रॉफी ये लोग नीलाम करते हैं, तो उसमें जो करोड़ों रुपए की उसमें आमदनी हासिल होती है। उस आमदनी में होता यह है कि 80% हिस्सा उस कम्युनिटी के लिए दिया जाता है। वो कम्युनिटी इसी मारखोर की हिफाजत करते हैं और जो गैर कानूनी शिकार है उसका रास्ता रोकते हैं, और फिर 20% आमदनी जो है वो हुकूमत के पास रह जाती है। हुआ यह है कि महकमा जंगली हयात ने जो कम्युनिटी के जो पैसे थे, कोई 7 लाख रुपए जो है 9 करोड़ रुपए बनते थे, उसमें से 7 करोड़ रुपए कम्युनिटी को दे दिए और 2 करोड़ रुपए जो है वो अपने पास बैंक में रख दिए। अब जो उनका अपना हक है, 80% का हक है, वो उसे देना उस वक्त जरूरी था, लेकिन उन्होंने अकाउंट में रखे, अकाउंट पे मुनाफा भी आता गया और वो अकाउंट का हिस्सा बन गए। ये सरासर जो कवानीन है, जो बिल्कुल मुमताज, देखा जाए तो महकमा फॉरेस्ट से जुड़ी बेशुमार कहानियां हैं जो कि सामने आ रही हैं। एक तरफ माइनिंग, दूसरी तरफ जंगली हयात, और तीसरा मामला कुछ फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट पेशावर में सरकारी रिहाइश गाहों का भी है जो अपनों में बांटी गई है। इस खबर के हवाले से भी जरा डिटेल्स दीजिएगा। जी बिल्कुल, जो फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है ये महकमा जंगलात का एक हिस्सा है और यहाँ पे कुछ रिहाइशगाहें हैं जो वहाँ के मुलाजिमीन हैं, उनका हक है और बाकायदा तौर पे कानूनी कवर उनको हासिल है कि ये जो रिहाइशगाहें हैं ये उनको दी जाएंगी। लेकिन हुआ यह है कि ये जो है ये अपनों में बांटी गई है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोगों में ये जो रिहाइशगाहें हैं ये तकसीम की गई हैं। कुछ महकमा PNW को दिए गए हैं और ये कुछ PWD को दिए गए हैं और कुछ जो है दूसरे डिपार्टमेंट के महकमों के अफसरान को दिए गए हैं। क्या किसी हकदार को भी उसका हक दिया गया? हकदार को वो रिहाइशें दी गई? नहीं, हकदार को वो नहीं मिले। कई सालों से ये लोग उन्हीं रिहाइशगाहों में रह रहे हैं। बाकायदा तौर पे इनके जिम्मे जो किराया बनता है उस लिहाज से जिसमें वो रहे हैं उसकी भी अदायगी नहीं हुई। और सितम ज़रीफ़ी तो यह है कि इसमें ऐसे लोग भी रह रहे हैं जो अपने सर्विस से डिसमिस हो चुके हैं, उनसे भी न तो कोई किराया लिया गया और ना ही इस सिलसिले में उनको निकाला गया। इस वक्त भी कई ऐसी रिहाइशगाहें हैं जिसमें ये लोग, इवन प्राइवेट लोग भी रिहाइश पजीर हैं, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोगों को देने की का क्या जवाब है इनके पास, ये लोग कुछ नहीं बता सकते। अगर इनसे पूछा जाए तो मुमताज इनके पास ना कोई जवाब होगा ना कोई जवाब होगा। अफसोस का मुकाम है। महकमा जंगलात हमारे लिए एक बहुत ही फायदामंद साबित हो सकता है। वहां पर फायदा तो क्या, उल्टा नुकसान दर नुकसान देने की कोशिश की जा रही है और हर तरीके से देने की कोशिश की जा रही है। अगर इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो हम बहुत सा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। नाज़रीन, वापस आएंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे मुल्तान म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की। मुल्तान म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में करोड़ों रुपए की मुबैना माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। सरकारी दस्तावेजात ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ शोबों में 28 करोड़ रुपए से जायद की मुबैना खुर्द बुर्द का भांडा फोड़ दिया है। बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तियों के बावजूद मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या नहीं, और दस्तावेजात में मजीद क्या इंकशाफात किए गए हैं, जानते हैं अपने ज़हीर अब्बास से। जी ज़हीर, बताइएगा डिटेल्स क्या हैं इस हवाले से। जी फरजाना, शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का शुमार उस महकमे में होता है, मुल्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ, कि जिसमें कुछ अरसे बाद अगर करप्शन का स्कैंडल ना सामने आए तो शहरियों को शदीद हैरत होती है। आए रोज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी मुबैना करप्शन के मामला जो हैं वो सामने आते हैं। अब जो इस एक साल के दौरान मुबैना तौर पर करप्शन का स्कैंडल सामने आया, उसमें मजमूई तौर पर 28 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। इसमें जो सबसे ज्यादा माली बेज़ाब्तियां सामने आई हैं वो शोबा प्लानिंग है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का शोबा प्लानिंग, जिसका काम इमारतों के नक्शे मंजूर करना है, साथ साथ जो कन्वर्जन फीसें हैं वो वसूल करना है। तो इस शोबे में मजमूई तौर पर जो है वो 16 करोड़ 26 लाख रुपए की मुबैना खुर्द-बुर्द सामने आई है। ये कमर्शियल बिल्डिंग्स थी जो कि मुख्तलिफ शहर के इलाके, जिसमें चुंगी नंबर 11 है, चुंगी नंबर 14 है, इसी तरह हरम गेट है, बोर्ड गेट है, हसन परमाना है, तारक रोड है, पुराना बहावलपुर रोड है, इसी तरह पुराना शुजाबाद रोड है। तो ये शहर के मुख्तलिफ इलाकों पर वाकई ये कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जिसके नक्शे मंजूर होने थे, साथ साथ जो कन्वर्जन फीसें हैं उसकी जो है वसूली होनी थी। तो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबा प्लानिंग के अफरान हैं, मुलाजमीन ने, उन्होंने ये फीसें मुबैना तौर पर वसूल तो की हैं, लेकिन वो सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाई। मुबैना तौर पर इन फीसों की खुर्द-बुर्द की गई है। सबसे ज्यादा 16 करोड़ ये हुए। उसके बाद जो दुकानें हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, मार्केट्स में तकरीबन 235 से जायद जो हैं वो दुकानें मौजूद हैं, जो कि वो किराए पर देकर भारी आमदन जो है वो वसूल करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इनका शोबा जायदाद किरायादारी है, उसमें के जो अफरान हैं, जो मुलाजमीन हैं, वो भी इस सरकारी जो किराया आता है उसको भी उन्होंने खुर्द-बुर्द का बहाना समझा हुआ है। जो किराया वसूल किया जाता है वो ज्यादातर जो है वो मुलाजमीन आपस में मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द करते हैं, जबकि सरकारी खजाने में इंतहाई कम किराया जो है जो जमा करवाया जाता है। इसमें एक और बात भी है कि बाद ऐसे भी ताजर हैं जिन्होंने गुज़श्ता कई माह से जो है वो किराया ही अदा नहीं किया। तो इस मद में मजमूई तौर पर 7 करोड़ 86 लाख रुपए का जो है वो कौमी खजाने को नुकसान उठाना पड़ा है। ये जो मार्केट्स हैं या दुकानें हैं वो ज्यादातर शहीन मार्केट में दुकानें हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, किसी तरह कबूतर मंडी है, पाक गेट है, चौक शहीदा है, शाह शम्स मार्केट है, हुसैन अगाई चौक पर कुछ दुकानें, इसी तरह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हसन परमाना, नवा शहर और चौक फारा पर भी कुछ दुकानें मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो दुकानों का किराया उसमें मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द की जाती है। आखिरी दफा जब इस शोबे के कुछ मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन हुआ था तो वो 2017 में हुआ था। 2017 में 2 मुलाजमीन जो है उन्हें मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द करने पर नौकरियों से मुअत्तल किया गया था। ताहम वो बाद में दोबारा उससे ज्यादा पुरकशिश ओहदों पर वापस आ गए थे। तो 2017 के बाद किसी भी शोबा जो जदाद किरायादारी है इसकी किसी मुलाजमीन के खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया। दूसरा, इसमें एक और बात है कि जो किराए हैं वो इंतहाई कम है। इंतहाई कम किरायों की मद में भी इतनी बड़े पैमाने पे बेज़ाब्तियां होती है, तो दूसरी जानब जो नए रेट्स जो है पंजाब हुकूमत की तरफ से वदा किए गए उस पर इन दुकानों की जो नीलामी ना होने से भी कौमी खजाना जो है वो भारी आमदन से महरूम हो रहा है। अगर एक दुकान का किराया फर्ज करे 500 या 1000 है जो पुराने रेट के मुताबिक है, नए मार्केट रेट के मुताबिक अगर उसका किराया 8 से 9000 होगा तो साफ ज़ाहिर है एक दुकान के पीछे 6 से 7000 जो है वो इजाफा हो सकता है। मगर 2022 में जो आखिरी दफा कोशिश की गई थी इन दुकानों की नए रेट्स पर नीलामी की, तो वो ताजरों की हड़ताल की वजह से नाकाम हो गई थी। ताजरों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया था, हड़ताल का सिलसिला शुरू कर दिया था। शटर डाउन हड़ताल के बाद जो इंतजामिया है उन्होंने घुटने टेक दिए थे। सिर्फ 10% जो है वो इजाफा हुआ था, हालांकि मार्केट रेट के हिसाब से उस वक्त जो एक दुकान के किराए में इजाफा होना था वो 6 से 7,000 रुपए होना था। मगर सिर्फ 10% ही नहीं, अगर किसी का 1000 रुपए किराया है तो उसका सिर्फ और सिर्फ जो है वो 100 रुपए किराया बढ़ाया गया।
तो 1000 से 1100 किराया हो गया। तो इससे जो है वो कौमी खजाने को इस अमल से भी नुकसान हो रहा है कि जो नए रेट्स हैं उस पर जो है वो दुकानों बिल्कुल ज़हीर देखा जाए तो करोड़ों रुपए का नुकसान है। ये मजमूई तौर पर 28 करोड़ रुपए से ज्यादा की मुबैना करप्शन सामने आई है। तो क्या ये सारी बेज़ाब्तियां जो सामने आई हैं ये किरायों की मद में ही सामने आई हैं या मजीद भी कोई मामला है? नहीं, वही आपको बता रहा था जिस तरह पहले बताया, शोभा प्लानिंग जो है उसमें तकरीबन 16 करोड़ 26 लाख की जो है वो बेज़ाब्तियां सामने आई। इसी तरह जो दुकानों की नीलामी है उसमें, उसके बाद जो है पार्किंग स्टैंड हैं, उसके अलावा दमदमा मुल्तान शहर का सबसे ऊंचा मुकाम तस्वर होता है, तो वहां पर शहरियों को जाने के लिए एंट्री फीस जो है वो अदा करना पड़ती है। इसी तरह जो पार्किंग स्टैंड है वहां पर मोटरसाइकिल अगर खड़ी करनी है तो जो सरकारी जो रेट है वो 10 रुपए पार्किंग फीस जो है वो वसूल की जाती है। इसी तरह जो गाड़ी सवार है तो उनसे 30 से 40 रुपए जो है वो वसूल की जाती है। तो यहाँ पर जो पार्किंग स्टैंड है जिनकी बाकायदा तौर पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नीलामी की थी, तो उसमें भी कम जो है वो फीसें तो साफदार पार्किंग फीस तो हर गाड़ी से वसूल की जाती है, मगर कौमी खजाने में उतनी फीस जो है वो जमा नहीं करवाई जाती। जब इन्होंने क्यों नहीं करवाई जाती है ज़हीर? क्या उसका कोई हिसाब किताब नहीं आता? क्या जब उनको पार्किंग स्टैंड की टिकट दी जाती है तो उन टिकट्स का कोई हिसाब नहीं होता? जी, इसमें भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। एक तो ये जो पार्किंग स्टैंड है इसकी पर्चियों पे इन्हीं के खुर्द-बुर्द होती है। दूसरे नंबर पे जो तजावुज़ात के खिलाफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला कार्रवाई करता है तो उस दौरान भी 2 तरह की रसीदें होती हैं। एक रसीद वो होती है जिसको असल रसीद कहते हैं, दूसरी वो रसीद जो कि बोगस रसीद है। तो ज्यादातर क्या करते हैं, ये बोगस रसीदें जो है वो जुर्माने की मद में जो रकम वसूल करते हैं तो जो दुकानदार होता है, जो शहरी होता है, उसको वो रसीद थमा दी जाती है, जो कि कौमी खजाने में जो सरकारी रिकॉर्ड में जो रसीद रखनी होती है वो जारी नहीं की जाती, जिसकी वजह से साबित यही होता है कि भाई इन्होंने कोई खुर्द-बुर्द नहीं की। ताम जो इनका रसीदों का मामला ज़हीर सामने आ ही गया है, तो मैं काफी टाइम से, क्योंकि मेरे अपने माइंड में ये क्वेश्चन जो था वो था अटका हुआ, मैं पूछना भी चाह रही थी, क्योंकि हम भी अक्सर जब जाते हैं तो रसीद जो हमें थमाई जाती है उसके ऊपर फीस कुछ और होती है, जबकि उसको काट के खुद से फीस लिखी होती है और कहा यह जाता है कि जी गवर्नमेंट की जानिब से फीस बढ़ा दी गई है। तो क्या ये भी कोई बेज़ाब्ती का मामला ही है? जी, वो तो ओवर चार्जिंग का मसला है ना। और दूसरे नंबर पे ये जो रसीदें होती हैं ज्यादातर बोगस होती हैं। जो इनकी ओरिजिनल वो रसीदें होती हैं वो बहुत कम तादाद में जारी की जाती हैं, ताकि शाम को जब रिकवरी जमा करवानी है तो उसमें मुबैना तौर पर अपना जो हिस्सा है वो पहले से वो अलहदा कर लेते हैं। तो जब इसका ऑडिट होता है, जब पता चलता है कि भाई इनके पास 2 तरह की रसीदें हैं, तो उस वक्त जो है वो एक्शन भी लिया जाता है। इसमें कुछ अर्सा पहले जो है वो मुल्तान में ही एक जो इनका शोभा रेगुलेशन है उसमें ये बोगस रसीदों का मामला सामने आया था, जिस पर 3 एहलकारों को मुअत्तल भी किया गया था। उन्होंने किया क्या हुआ था, जो चलान बुक है वो अपने पास रखी हुई थी, जुर्मानों का जो लालच देकर, जो डर देकर वो दुकानदारों से, शहरियों से जुर्माने की रकम नकद वसूल कर लेते थे। जब वो नकद रकम वसूल कर लेते थे तो जो चलान है वो काट कर नहीं देते थे। साफ से जब चलान काट कर नहीं देंगे तो जो कौमी खजाने में रकम जमा होनी है वो रकम जमा नहीं होगी। तो ये भी एक तरीका इन्होंने ढूंढा हुआ था मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द का। दूसरी जानब हम वापस उसी खबर की तरफ आते हैं, जो 28 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन हुई है, तो उसमें जो तरक्याती मनसूबे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उसमें गैर मेयारी मटीरियल जो है उसका इस्तेमाल करके भी भारी नुकसान पहुंचाया गया। 70 लाख से जायद का ठेका जो है कौमी खजाने को लगाया गया है। अब होता क्या है कि टाइल का अगर रेट जो है वो मार्केट में 20 रुपए है, तो ये जो है ये गैर मेयारी टाइल जो है वो लेंगे 10 रुपए की, लेकिन उसकी जो कीमत है वो 20 रुपए जाहिर करेंगे। तो इस तरह से जो नाकस मटेरियल होता है वो खरीदा जाता है, लेकिन उसके जो बिल क्लियर करवाए जाते हैं वो 1 नंबर मटेरियल के करवाए जाते हैं। तो जब उसकी इंस्पेक्शन होती है, फिजिकल इंस्पेक्शन, तो उसमें पता चलता है कि यहाँ तो नाकस मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। तो इस मामले में भी 70 लाख से जायद का ठेका जो है वो शोभा इंफ्रास्ट्रक्चर है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उसके मुलाजमीन ने लगाया है। इसी तरह अगर बात करें वो कुछ स्पोर्ट्स आइटम्स की, इसी तरह स्टोर आइटम, जो स्टोर के लिए चीजें खरीदी जाती हैं, उसमें तारे हो गई, उसमें स्ट्रीट लाइट्स की जो चीजें हैं, जिस तरह बल्ब हो गया, दीगर चीजें होगी, तो इनकी खरीदारी जो है वो बोगस खरीदारी के जरिए 3 करोड़ 64 लाख का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया।
ये होता ही है कि जब आपको कोई चीज़ जो है वो चाहिए होती है तो आप इसका कोटेशन जो है वो कोटेशन लेते हैं, कोटेशन के बाद जो है उसकी मंजूरी होती है, मगर ये जो है कोई किसी किस्म की कोई खरीदारी नहीं की गई, तमाम तर बोगस खरीदारी जो है वो साबित हुई और 3 करोड़ 64 लाख रुपए का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। ये तो हो गया 1 साल के अंदर, ये जो मुख्तलिफ शोबे उसमें ये मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द की गई है। दूसरी जानब आपको अगर 2018 से 2022 तक के अदाद-ओ-शुमार बताऊं जो कि सरकारी दस्तावेजात हमारे पास मौजूद है, उसी में वो सारा कुछ मेंशन है, तो उसमें 2018 से 2022 तक 46 करोड़ 96 लाख रुपए का नुकसान सिर्फ और सिर्फ नक्शा मंजूरी और जो कन्वर्जन फीसें हैं उसकी अदम वसूली से कौमी बिल्कुल इसी तारीख ज़हीर में आने वाली थी। आपने जहां बाकी चीजों का जिक्र किया वहीं पर कन्वर्जन और नक्शा फीसों का भी जिक्र कर ही लेते हैं। उस मद में भी करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियां हो चुकी हैं, कोई एक्शन लिया गया? जी 2 साल पहले जो कमिश्नर मुल्तान थे उन्होंने इस मामले पर नोटिस लिया था। उस वक्त जो है वो कुछ मुलाजमीन को नौकरियों से मुअत्तल भी कर दिया गया था, लेकिन कुछ ही अरसे बाद वो जो बासर मुलाजमीन है दोबारा अपनी सीटों पर आ गए। शोबा प्लानिंग के एक अफसर को तब्दील किया गया था, मगर 6 माह के बाद वो तगड़ी सिफारिश लगवा कर वापस अपनी सीट पर आ गए, जिसके बाद दोबारा से उन्होंने उसी तरह से नक्शा फीसों में कन्वर्जन फीसों में खुर्द-बुर्द का सिलसिला शुरू कर रखा है। अगर बात की जाए 2018 से 2022 की जो मैं आपको बता रहा था, उसमें नक्शा फीस और कन्वर्जन फीसों में जो है वो 40 करोड़ का टीका लगाया गया था। इसी तरह जो दुकानों की नीलामी का मामला है, जो नए रेट्स जो वसूल ना करने का मामला है, तो उसमें भी 28 करोड़ 19 लाख 96 हजार रुपए का नुकसान जो कौमी खजाने को 2018 से 2022 के दरमियान किया गया। इसी तरह अगर पार्किंग स्टैंड की बात करूं तो आपको एक अहम बात बताऊं कि मुल्तान में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से 100 से ज्यादा ऐसे पार्किंग स्टैंड हैं जो कि गैर कानूनी करार दिए जा चुके हैं। वहां पर कोई सरकारी तौर पर उनकी नीलामी नहीं हुई। वो शहर के मुख्तलिफ प्लाजों के बाहर वाक़ हैं, जो निजी अस्पताल हैं उनके बाहर वाक़ हैं, निजी बैंक जो हैं उनके बाहर वाक़ हैं, इवन के जो सरकारी अस्पताल जिस तरह निश्तर है। ज़हीर कौन चला रहा है ऐसे पार्किंग स्टैंड्स को, चला कौन रहा है? जी यही दिलचस्प बात है ना कि जो पार्किंग स्टैंड को चलाने वाले लोग हैं उनको मुबैना तौर पर बाअसर सियासी अफराद की पुष्टपनाही हासिल होती है। आम बंदा जो है वो तो ट्रैफिक सिग्नल अगर तोड़ दे तो उसको फौरी तौर पर जुर्माना हो जाता है, मगर मुनज़्ज़म तरीके से मुल्तान शहर में पार्किंग स्टैंड गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं है। वजह क्या है कि बाअसर लोग जो हैं इस माफिया की पुष्टपनाही में मसरूफ हैं। बात की जाए सरकारी, जिस तरह मैं इदारों की बात कर रहा था, सरकारी इदारे नादरा जिस तरह है, पासपोर्ट ऑफिस है, इस तरह दीगर जो सरकारी इदारे उनके बाहर भी गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड जो है वो बनाए गए, जहां पर शहरियों से ओवर चार्जिंग, जिस तरह आप पहले बात कर रही थी, के ऊपर फीस कुछ और लिखी होती है लेकिन वसूल कुछ और की जाती है। तो ये मामला गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड पर सामने आता है कि जब आप वहां पे मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं, जो सरकारी फीस है लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत वो तो सिर्फ 10 रुपए पार्किंग फीस है मोटरसाइकिल की, मगर आपसे वहां पर 30 से 40 रुपए वसूल किए जाते हैं। जब आप उनसे पूछते हैं कि सरकारी रेट ये है तो वहां से आगे बहस तकरार होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। तो जो शरीफ शहरी वो यही क्या करते हैं कि वो आराम से 30-40 पैसे दे के जान छुड़ाते हैं कि जो माफिया है बिल्कुल हमारी जान छोड़ो भाई, पैसे पकड़ो और हमें जाने दो फिर। लेकिन उससे जो कौमी खजाने को नुकसान होता है वो आपको मैं बताता हूँ। ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ था कि मुल्तान शहर में 100 से ज्यादा मकामात पर जो है वो गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड मौजूद हैं, जिसमें निजी प्लाजों की निशानदेही की गई थी। इसी तरह निजी अस्पतालों की बात की मैंने पहले की। ज़हीर निशानदेही कर दी जाती है, एक तरफ आवाम लूट रही है, दूसरी तरफ हुकूमत लूट रही है, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का शोबा रेगुलेशन जो है वो फिर शफाफियत कैसे लेके आएगा? क्या इकदाम उठाए जाएंगे फिर? जी उनसे जब भी हमारी बात होती है तो उनका एक ही जवाब होता है कि गैर कानूनी जो पार्किंग स्टैंड हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है, जो तजावजात है उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है, साथ साथ जो कन्वर्जन और नक्शा फीस जमा ना करवाने वाले सार्फिन हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, मगर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस हवाले से उनके तमाम तर दावे जो है वो झूठ पे मबनी होते हैं, क्योंकि कमाई का बड़ा जरिया आप देखें कि इदारे जो हैं वो मुसलसल खसारे का शिकार हो रहे हैं, मगर जो अफसरान है मुलाजमीन है उनके आप घर देखें, उनकी गाड़ियां देखें तो उससे लगता नहीं है कि कोई भी इदारा जो सरकारी है वो खसारे में जा रहा है, क्योंकि उनकी जो लिविंग स्टाइल है, जो उनका मेयार जिंदगी है वो मुसलसल बुलंद होता जा रहा है। अफसर या मुलाजम साइकिल पे आते थे उनके पास गाड़ियां, जो मोटरसाइकिल पे आते थे उनके पास बड़ी गाड़ियां हैं, वो किराए के घरों में जो मुलाजमीन
रहते थे, आज उनके पोश इलाकों में अपने घर हैं। तो ये जो तमाम रकम है तनख्वाह से तो मुमकिन नहीं है। अगर एक सरकारी मुलाजम जो है वो 15वें स्केल में है तो उसकी ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह क्या होगी, लाख से 1.5 लाख के दौरान, वो भी अगर उसने 15 से 20 साल सर्विस की है तो। लेकिन जब आप उसका घर देखते हैं, उसकी गाड़ी देखते हैं, तो उससे नजर आता है कि ये जो मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द की जाती है वो सारी रकम जो है वो अफसरान और मुलाजमीन की जेबों में जाती है। इस पे जो बड़े अफसरान हैं वो नोटिस लेते हैं, लेकिन आगे से जो मुलव्वस मुलाजमीन होते हैं सारी करप्ट प्रैक्टिस में, उनकी सिफारिशें इतनी तगड़ी होती हैं कि जो बड़े अफसरान हैं वो भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया कि शोबा रेगुलेशन के कुछ मुलाजमीन को और अफसरान को मुअत्तल किया गया था, मगर कुछ ही अरसे बाद वो दोबारा से उससे अहम पोस्टों पर वापस आ गए थे। इसी तरह किरायादारी के शोबे की मैंने आपको जिस तरह बात की म्यूनसिपल की, तो वहां से जो अफसरान हटाए गए थे, जो मुलाजमीन 2017 में हटाए गए थे, वो दोबारा से उससे बेहतर जो है वो पोजीशन पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर ही मौजूद है। दूसरी जानब एक वजह यह भी है कि जब भी कोई खुर्द-बुर्द सामने आती, 35 लाख की हेरा फेरी कुछ अर्सा पहले सामने आई, 3 मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया, तो उसकी इंक्वायरी किसने की? वो शोबा फाइनेंस, उनके म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अपनी एक शोबे के कुछ अफसरान को जो है वो एक कमेटी बना दी गई और उसकी तहकीकात आज तक उसकी जो रिपोर्ट है वो सामने नहीं आई। वजह क्या है कि उनके अपने इदारे के लोग हैं, वो कैसे अपने ही पेटी भाइयों के खिलाफ किसी तरह की ज़हीर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई भी शोबा उठा ले, हर शोबे के अंदर करप्शन की जा रही है। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में करोड़ों की मुबैना करप्शन पर एंटी करप्शन या फिर दीगर मुतल्लिका इदारे की जानिब से कोई कार्रवाई की गई, क्या कर रहे हैं वो लोग? जी वो भी आपको बताता हूं कि एंटी करप्शन में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में बोगस दस्तखत करके जो है मुख्तलिफ अफसरान के भारी रकम जो है वो निकलवाई गई थी, भारी बिल जो है वो क्लियर करवाए गए थे। तो उस मामले की एक इंक्वायरी जो है वो ज़ेरे इल्तवा है, लेकिन 3 साल का अरसा हो चुका, उस इंक्वायरी पर कोई मजीद पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। इसी तरह जो किराएदारी के शोबे में, इसी तरह जो रेगुलेशन के शोबे में मुबैना बेज़ाब्तियां हैं, उसके खिलाफ भी कुछ शहरी जो हैं वो एंटी करप्शन में गए हैं। उसके नोटिस जो है, तलबी नोटिस वो अफसरान को जारी कर दिए जाते हैं, अफसरान से रिकॉर्ड भी मांग लिया जाता है, मगर एंटी करप्शन की जानिब से भी अभी उन केसेस पर, उन इंक्वायरियों पर कोई जो है वो हतमी फैसला नहीं किया गया, जिसकी वजह से मामलात हाईलाइट हो जाते हैं, ज़हीर सामने भी आते हैं, तहकीकात भी की जाती हैं, सजाएं दी जाती हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो मजीद पावरफुल होके वही लोग दोबारा से मुसल्लत कर दिए जाते हैं। और इससे तो यही कहा जा सकता है कि हम लोग करप्शन के इतने आदी हो चुके हैं कि जब तक करप्शन ना हो हमें ही सुकून नहीं आता है, लेकिन इस पर तवज्जो देनी बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। सब मेहमानों का शुक्रिया, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।